उत्तराखंड में आगामी 10 मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है। चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बैठक की। आपको बता दें कि उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत विभागीय कार्यों को लेकर सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग से आगामी चारधाम यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की अनुमति मिलते ही चारधाम यात्रा से संबंधित जनपदों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने यात्रा मार्गों पर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही श्रीनगर और दून मेडिकल कॉलेज सहित एम्स ऋषिकेश को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि आगामी 10 मई से प्रदेश में शुरू होने वाली चारधाम यात्रा के सफल संचालन को लेकर राज्य सरकार पूरी तरह से संजीदा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं चुनाव आयोग का धन्यवाद देना चाहता हूं कि मैंने चुनाव आयोग से परमिशन ली थी कि हमारे यहाँ चारधाम यात्रा बहुत जल्दी शुरू होने वाली है और हमको चारधाम यात्रा के तहत विभागीय समीक्षा बैठक करनी है, क्योंकि लाखों तीर्थयात्री हमारे प्रदेश में आते हैं। और आज चुनाव आयोग की परमिशन के बाद मैंने सभी सीएमओ की एक बैठक ली है। उसमें महानिदेशालय के भी लोग वर्चुअली जुड़े थे, यहाँ मेडिकल कॉलेज के लोग भी सब जुड़े थे और इसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए कि एक तो हम 77 108 जो हमारी एम्बुलेंस है वो पूरे यात्रा रूट पे लगाई जाएंगी और 80 हमारी एम्बुलेंस पूरी यात्रा रूट पे लगाई जाएंगी। लगभग 26 MRP हम पूरे यात्रा रूट पे बना रहे हैं और 45 से ज़्यादा जगह जो है यात्रियों की स्क्रीनिंग के लिए वहाँ पे व्यवस्था बनाई जाएगी। जो भी यात्री आएगा उसको पहले स्क्रीनिंग कराया जाएगा और तब उसको चारधाम यात्रा के लिए भेजा जाएगा। और इस बार हम यात्री अगर कोई भी बीमार होता है तो हमारी एम्बुलेंस 15 मिनट पर वहाँ पे पहुँच जाएगी, इसलिए रिस्पॉन्स टाइम इस बार 15 मिनट का रखा है। लोकसभा चुनाव प्रदेश में संपन्न होने के बाद बीजेपी में बयानबाजी का दौर जारी हो गया है। गढ़वाल संसदीय सीट से टिकट को लेकर दावेदारी कर रहे राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के अध्यक्ष वीरेंद्र जोयाल ने एक बयान जारी कर फिर से सियासी गलियारे में हलचल पैदा कर दी है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के अध्यक्ष वीरेंद्र जोयाल ने अपने बयान में कहा है कि वे सभी राजनीतिक पार्टियों को खुली चुनौती देते हैं जो लगातार विधानसभा से लेकर लोकसभा चुनाव मैदान में अपना दमखम दिखा चुके हैं कि वे अपने संसाधनों से कितनी समाज सेवा कर चुके हैं। देखिए, मैं अपने बयान पर बिल्कुल अडिग हूँ। मैंने किसी को मैंने कोई कष्ट या कोई दुख नहीं दिया है। मैंने ये कहा है कि मैं जब मात्र 12 वर्ष का था तब मैं गढ़वाल विश्वविद्यालय के लिए आंदोलन में कूदा था, जब कुंजी बिहारी नेगी जी आंदोलन कर रहे थे। 18 वर्ष की उम्र में मैं तिहाड़ जेल चला गया उत्तराखंड राज्य आंदोलन के लिए और तब से आज दिन तक मैं लगातार पार्टी में भाजपा में कार्य कर रहा हूं। मैंने देखा कि चुनाव में बहुत लोग चैलेंज फेंक रहे हैं, चैलेंज दे रहे हैं, तो मैंने सोचा भाजपा का कार्यकर्ता हूं, मैं भी एक चैलेंज दे दूं। तो मैं एक ही पार्टी नहीं, सभी पार्टी के नेताओं को चैलेंज दे रहा हूं कि अगर अपने व्यक्तिगत प्रयासों से, अपने व्यक्तिगत संसाधनों से अगर किसी भी पार्टी के नेता ने इस उत्तराखंड के लिए मुझसे ज्यादा काम किया हो तो अब मैं वृद्ध हो चुका हूं। मैं चाहता हूं कि कोई मुझे कह दे कि भाई हमने तुमसे ज्यादा काम किया, तो मैं आदर सहित समझूंगा कि मेरा पहाड़ के लिए कुछ काम नहीं है। मेरे से भी बहुत लोग हैं जिन्होंने ज्यादा काम किया, तो मैं अपने घर बैठ जाऊंगा। और अगर मेरा काम ज्यादा है तो भाई चैलेंज देना भाजपा का कार्यकर्ता हूं तो हमें भी आता है। आत्मकथा है, आत्मपीड़ा है। कहीं ना कहीं जो है वीरेंद्र जोयाल जी, उनका हम सम्मान करते हैं और राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के वो हमारे जो है डायरेक्टर हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो, निश्चित रूप से अगर किसी जमीनी कार्यकर्ता ने पार्टी के हित में बहुत काम किए हैं तो निश्चित रूप से पार्टी का भी होता है कि उनको जो है आगे बढ़ाएं। लेकिन जो है वीरेंद्र जोयाल जी का भी आपने देखा होगा कि पूर्व में नाम भी चल रहा था कि जो है सांसद गढ़वाल प्रत्याशी वो भी हो सकते हैं भाजपा से। अब खैर जो भी हुआ, आप समझ सकते हैं कि जो है भाजपा में जो है कुछ ऐसा भी हो जाता है कि जो है टिकट भी कट जाते हैं और बाहर से प्रत्याशी आ जाते हैं। तो जो है उस पार्टी का अपना पर्सनल मामला है और उसमें हम लोग ज़्यादा बोलना नहीं चाहते। लेकिन ये है कि निश्चित रूप से वीरेंद्र जोयाल जी की पीड़ा तो छलकी हुई है। कहीं ना कहीं उनको भी दर्द है कि जो है पार्टी में इतने साल दिए, काम किया, तो उनको भी सम्मान मिलना चाहिए था और मिलना भी चाहिए था, ये जायज़ है। और निश्चित रूप से इस मैसेज से, इस संदेश से आप ये समझ सकते हैं कि
इस तरह से जब कार्यकर्ताओं की अनदेखी होती है तो रोष तो होता ही है कार्यकर्ताओं में। और उस तरफ अगर आप हमारी पार्टी को देख लें, कांग्रेस पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को बहुत कुछ दिया है। और आज अगर हम उस पार्टी के लिए जिस दिल भावना से काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम लोगों को इस चीज़ का बड़ा हुआ है कि हमारी पार्टी ने हमें जो मान सम्मान, हम लोगों को जो पहचान दी है, तो उसको हम अपनी पार्टी के लिए हमेशा काम करते हैं। ये भावना भी होनी चाहिए। गर्मियां शुरू होते ही नैनीताल समेत कुआंओं भर के जंगलों में आग लगने की घटनाओं में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। नैनीताल के लदिया खान, जोलीकोट, मंगोली, खुरपाताल, देवीधुरा, भवानी, भीमताल, मुक्तेश्वर समेत आसपास के जंगलों में इन दिनों भीषण आग लगी है, जिससे वन संपदा जलकर खाक हो रही है। तो वहीं दूसरी ओर वायुमंडल और इंसानों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ रहा है। जंगल आग उगल रहे हैं। वनाग्नि के कारण चारों तरफ धुआं छाया हुआ है, जिससे हवा में PM 2.5 के स्तर में करीब 5 गुना बढ़ोतरी हो गई है। 20 से 25 रहने वाला PM 2.5 के ऊपर पहुंच गया है। इन हालातों ने वैज्ञानिकों और पर्यावरणविदों को चिंता में डाल दिया है। वहीं SDO तराई शशिदेव का कहना है कि विभाग की ओर से आग नियंत्रण करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। हमारे द्वारा वनाग्नि पर नियंत्रण करने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे ही हमको फायर अलर्ट्स प्राप्त होते हैं, तत्काल वन क्षेत्राधिकारियों को सूचित किया जाता है। वन क्षेत्राधिकारियों द्वारा तत्काल मौके पर स्टाफ के साथ फायर वॉचरों को भेजा जाता है और वनाग्नि पर नियंत्रण किया जाता है। और इसके अलावा हम लोग लगातार फायर लाइनों की सफाई कर रहे हैं अपने क्षेत्रों में। तो फायर अलर्ट प्राप्त होते ही टीमें मौके पर पहुंच जाती हैं और वनाग्नि को कंट्रोल करती हैं। हमारे डिवीज़न में गदगदिया रेंज, भाखड़ा रेंज और हल्द्वानी रेंज ऐसी रेंजेस हैं जिनमें हमें फायर अलर्ट्स प्राप्त हो रहे हैं और टीमों द्वारा तत्काल वनाग्नि पर नियंत्रण करने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा अगर कहीं पे ऐसी रोड साइड कोई फायर हो रही है तो हमारे द्वारा NDRF को भी सूचित किया जा रहा है। गर्मियों के समय जंगलों में लगने वाली आग की रोकथाम के लिए मसूरी वन प्रभाग की ओर से सभी टीमों को तैयार कर लिया गया है और सैटेलाइट के माध्यम से भी इस पर नजर रखी जा रही है। साथ ही अब तक मसूरी वन प्रभाग के अंतर्गत आग लगने की 24 घटनाएं हो चुकी हैं और वन अपराध में 2 लोगों पर मुकदमा भी दर्ज किया गया है और 22 अज्ञात के खिलाफ भी जांच की जा रही है। वहीं ग्राम स्तर पर भी समितियों का गठन किया गया है जो आग की रोकथाम के साथ ही विभाग को इसकी सूचना भी देंगे। इस बारे में वन विभाग के कर्मचारी और अधिकारी भी आग रोकथाम के लिए मुस्तैदी से कार्य कर रहे हैं और सूचना मिलते ही मौके पर जाकर आग पर काबू पा रहे हैं। इस बार जैसे हमारा जो वनाग्नि काल है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाता है और मसूरी वन प्रभाग के अंतर्गत 1 अप्रैल से अभी तक जो है लगभग 24 घटनाएं जो है वनाग्नि की हुई हैं, जिसमें जो हमारा प्रभावित क्षेत्रफल है वो 34 हेक्टेयर के आसपास है। इसमें वनाग्नि काल में जो हमारे क्रूज स्टेशंस हैं वो क्रूज स्टेशंस जो है वो भी अभी एक्टिव हो गए हैं। क्रूज स्टेशन में हमारा स्टाफ जो है वो लगातार जो है वो आग पे नज़र बनाए रखे है। इसके अलावा जो हमारे अलर्ट्स हैं, अलर्ट्स के लिए भी जो स्थानीय स्टाफ हैं या फिर जो मेरा है वो मोबाइल नंबर जो है वो रजिस्टर भी कर दिया गया है, जिससे सैटेलाइट के माध्यम से भी कभी कोई आग अगर आती है तो उसका अलर्ट जो है डायरेक्टली SMS पे जो है मुझे प्राप्त होता है और जिसके क्रम में जो है फिर अग्नि बुझाने की कार्रवाई आगे जो है वो की जाती है। और वर्तमान तक हमारे प्रभाग द्वारा जो है जितनी घटनाएं हुई हैं उसमें वन अपराध भी जो है वो दर्ज किया गया है, जिसमें अभी तक 2 लोगों के अगेंस्ट जो है वो नामजद भी मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया है और बाकी लगभग 22 जो है वो अज्ञात में केस दर्ज किए गए हैं, जिसकी अभी जो है वो जांच की जा रही है। पेयजल निगम और उत्तराखंड जल संस्थान के अधिकारियों के साथ मसूरी उप जिलाधिकारी डॉक्टर दीपक सैनी ने वार्ता की और मसूरी के कुछ क्षेत्रों में हो रही पानी की किल्लत को लेकर जानकारी ली। साथ ही उन्होंने बैठक में मौजूद अधिकारियों से पर्यटक सीजन के दौरान मसूरी में पानी की समस्या के निदान के लिए भी दिशा निर्देशित किया। मसूरी यमुना पेयजल पंपिंग योजना के तहत बिछाई जा रही पाइपलाइन को लेकर भी उन्होंने अधिकारियों को 15 दिन के भीतर कार्य समाप्त करने के निर्देश दिए। साथ ही 0 पॉइंट लाइब्रेरी तक की सड़क की मरम्मत के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों को सीजन से पहले कार्य पूर्ण करने के लिए कहा। उप जिलाधिकारी डॉक्टर दीपक सैनी ने कहा कि चारधाम यात्रा और पर्यटक सीजन शुरू होने वाला है, इसमें शहर में पानी की समस्या न हो, इसके लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। जो 4 MLD जो पानी है हमारा पेयजल की लाइन से जल संस्थान को प्रोवाइड किया जा रहा है, तो वर्तमान में 11.5 MLD पानी की सप्लाई जो है मसूरी में की जा रही है। इसके अलावा पीक सीजन की जो डिमांड हमें बताई गई है वो लगभग 14 MLD के पीक डिमांड जो है मसूरी में रहती है। एग्जिस्टिंग जो गैप्स हैं उनको भी पूरा करने के लिए हमारे पास पूरी तैयारी है। पेयजल निगम की जो यमुना पंपिंग स्कीम से जो पानी की सप्लाई है उनके पास सरप्लस 8 MLD पानी सप्लाई करने की और कैपेसिटी है। इसके अलावा तो पानी की कोई कमी नहीं है हमारे पास में, पानी जितना चाहिए उतनी अवेलेबिलिटी हो जाएगी। पानी की अवेलेबिलिटी एज पर डिमांड, क्योंकि उसको रेगुलेट करना पड़ता है, तो वो सक्षम जो अधिकारी हैं
पेयजल के और जल संस्थान के आपस में कोऑर्डिनेट करते रहेंगे टाइमली। इस बारे में भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।